कम पैसों में अमीर कैसे बना जाए? हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज्यादा जिस चीज में रिस्क होता है उतनी ही उस चीज के रिटर्न भी होते हैं। ज्यादातर लोग जो अमीर बनते हैं वो वेल्थ क्रिएशन से, मकान खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ओवर द टॉप जाके मत करिए, अपनी हैसियत के हिसाब से करिए। आपके ही पैसे आपके लिए काम करेंगे और आपको अमीर बना देंगे। जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं उसी दिन से आपकी सेविंग शुरू हो जानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। तो अगर आपका सोना बढ़ गया है तो आप चाहेंगे कि उस प्रॉफिट को बुक करें। तो जिन लोगों ने सोना खरीदा वो प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे ना। भारतीय घरों में ऐसा माना जाता है कि 25,000 टन सोना है। मेरा ऐसा मानना है कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में 20% के करीब सोना और चांदी होना चाहिए। किसी भी एसेट क्लास में बिकवाली ज्यादा आ जाती है तो उसकी कीमत फिर नीचे आती है। ये जो आर्थिक अनिश्चितता का दुनिया भर में माहौल है, ये इस स्ट्रैटेजी को जन्म देता है कि एक ही जगह पैसा मत रखें। भारत के सारे जो आर्थिक पैमाने अच्छे हैं, यहाँ पर हमारी जीडीपी अच्छी चल रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, वैश्विक तौर पर एक आर्थिक अनिश्चितता है। तो अगर ये वहाँ पर वैश्विक मंदी आती है तो उसका कुछ असर भारत पर भी होगा। कौन से सेक्टर में ज्यादा आएगा? जब आता है रिसेशन तो फिर ओवरऑल ही आता है, तो ऐसे में फिर नौकरियां खतरे में आ जाती हैं। तो अपनी नौकरी को पकड़ के रखिए। ज्यादा जरूरी बात करना चाहूंगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, सेविंग्स करने से मत चूकिए। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तमन्ना टॉकीज में। और आज हमारा पॉडकास्ट जो है वो एक ऐसी चीज पर है जिसको लेकर तराहीमाम मचा हुआ है। जी हाँ, सोना। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पर भी, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो कैसे, कहाँ, कब इन्वेस्ट करे ताकि कुछ ही सालों में अमीर बन सके। लेकिन जहाँ तक सोने की बात है, अब शादियाँ आ रही हैं तो शादी में सोना अब कितना महंगा हो जाएगा, हमारी पहुंच तक पहुंच पाएगा या फिर हमारी पहुंच से बाहर होगा, ये सोने के रेट्स अब कम होंगे या फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस एपिसोड में बात आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड जाने वाला है ये। और आपको अगर पॉइंटर्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपनी मर्जी का पॉइंटर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर चैप्टर्स दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके आप अपने मर्जी का रेलेवेंट क्वेश्चन वहाँ से पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा एपिसोड देखिए ताकि आपके आने वाले जो साल हैं वो बिल्कुल आराम से बीत जाए, पैसे की कोई फिक्र ना हो और ना ही ये सोने का दाम आपको इफेक्ट करे। मेरे साथ मेरे मेहमान हैं देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच तमन्ना। आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। जी सर, आजकल तो आपको हर जगह बुला रहे होंगे क्योंकि जो सोने के दाम बढ़े हैं और अलग अलग यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रही हूँ कि सोना जो है 15 साल में ख़त्म हो जाएगा या फिर अभी क्रैश आएगा, अभी सोने के दाम गिरेंगे। शादी का सीज़न है, क्या करे मिडिल क्लास फैमिली? देखिए, शादियां तो रुकने वाली नहीं है और शादियों में जो ज़रूरत होती है सोने की वो बाकायदा पूरी की जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सोना आपको ख़रीदना बंद कर देना चाहिए, पर सवाल ये उठता है कि क्या इतने पैसे हैं कि हम वो अब अपना फेवरेट हार बनवा सकते हैं या जो फेवरेट कंगन बनवा सकते हैं। कंगन पतले हो सकते हैं, हार छोटा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो आजकल ये है कि मैं अभी किसी बड़े ज्वेलर्स से बात कर रहा था, एक से नहीं बल्कि 2-3 से पिछले दिनों में हुई। उन्होंने मुझे तमन्ना बताया कि लोग अब उन्होंने डिफरेंट कैरेटेज की निकाल दी है। 22 कैरेट का नॉर्मली बनता है, तो उन्होंने 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट का निकाल दिया है, 14 कैरेट का निकाल दिया है, 9 कैरेट का भी बिक रहा है। तो जो आपकी ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव वैल्यू है वो तो वहीं की वहीं है। थोड़ा सा लोगों ने बजट अपना अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है। तो मुझे लगता है सोना जिसने खरीदना है उसने खरीदना है, वो रुकने वाला नहीं है। पर हाँ, ये सच है कि जिस तरीके से सोना भागा है पिछले कुछ महीनों में, उसको देखते हुए लोगों को एकदम हो गया है कि भाई हमारी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। और मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं तमन्ना कि सोना के दाम कहाँ से खुलते हैं, क्योंकि बात सारी सोने के दाम पे आके रुकती है। तो अमेरिका में एक एक्सचेंज है जिसको कॉमेक्स बोलते हैं, COMEX, कॉमेक्स, कमोडिटी एक्सचेंज। वहाँ पर सोना दुनिया भर में जब ट्रेड किया जाता है यानी खरीदा बेचा जाता है तो वहाँ से वो दाम खुलते हैं।
अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लव इट और हेट इट, फैक्ट तो यही है कि वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है। तो वहाँ से सोने की कीमत खुलती है $4,381 इसका पीक था जब पिछले दिनों दिवाली के आसपास, जब ये बिल्कुल एकदम पीक पर गया था। और जैसे ही दिवाली निकली पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि 5-6% का इसमें करेक्शन आया और $4,000 तक आ गया। तो लोग घबरा गए, जिन्होंने लिया था वो तो डर गए एकदम कि ये क्या हुआ, एकदम से सोना कम हो गया। तो उनको मैं 2-3 चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी एसेट होता है, शेयर्स भी होते हैं जैसे, तो एक ही डायरेक्शन में ऐसे नहीं चलते रहते हैं। इनका डायरेक्शन ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। तो इसमें कंसोलिडेशन और करेक्शन आना स्वाभाविक है और हेल्दी भी है। अगर आप सोचिए ये एक ही तरफ भागता जाएगा तो क्या होगा। मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने, यहाँ मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, ना ज़्यादा डिटेल्स दे सकता, पर ये ज़रूर बता सकता हूँ, जिन्होंने अपनी FDs तोड़वा के, अपने शेयर्स की इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर कर, अपने सेविंग्स अकाउंट के पैसे लिक्विडेट कर कर, कुछ लोगों ने तो तमन्ना यहाँ तक किया अपने छोटी मोटी प्रॉपर्टी का भी सौदा करके एडवांस लिया और सोने में लगा दिया। तो मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भावावेश नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल भाव में मत आ जाइए कि आप एकदम बिल्कुल जब चले तो वहाँ चल दिए। हाल में जो आपने करेक्शन देखी है, मुझे लगता है आपके सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और फॉलोअर्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये करेक्शन क्यों आई। हाँ। कि ये एकदम से क्या हुआ जो 5-6% वहाँ से नीचे, क्योंकि अभी तक तो हम ऊपर ही ऊपर जाने का सुनते आ रहे थे बहुत हफ्तों से, आप भी नोट कर रहे होंगे। तो इस करेक्शन आने की वजह है कि जिन लोगों ने सोना खरीदा था पीछे, तो एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, प्रॉफिट इन द बैंक इज़ बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। कि मतलब आपका प्रॉफिट जो बैंक में आ गया वो उससे बेहतर है जो खाली कागजों पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका सोना बढ़ गया है तो आप चाहेंगे कि उस प्रॉफिट को बुक करें। तो जिन लोगों ने सोना खरीदा वो प्रॉफिट बुक भी तो करेंगे ना। उन्होंने, किसी ने मान लीजिए $3500 पे लिया, चलिए मैं छोड़िए डॉलर की बातें नहीं करता, मैं रुपए पे आ जाता हूँ। हम लोग यहाँ 10 ग्राम में नापते हैं, वो लोग आउंस में नापते हैं। तो किसी ने 1 लाख पे लिया, अब उसका अगर 1,25,30 हज़ार हो गया, 1,35,000 तक चला गया था एक समय तक, तो वो लाजमी चाहेगा कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो जब प्रॉफिट बुक करते हैं लोग तो उसमें वो बेचते हैं। किसी भी एसेट क्लास में बिकवाली ज़्यादा आ जाती है तो उसकी कीमत फिर नीचे आती है। और दूसरी एक और अहम बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एक तो सोना आप और हम खरीदते हैं, जैसे आपने जाके ज्वेलरी खरीदी, किसी ने बार खरीदा, किसी ने कॉइन खरीदा, उसका ज्वेलर के यहाँ जाके, MMTC से, जहाँ से भी आप खरीदते हैं। दूसरा, सोना बड़ी मात्रा में एक कमोडिटी एक्सचेंज होता है। भारत में उस कमोडिटी एक्सचेंज को MCX कहते हैं, अमेरिका में COMEX, जिसका मैंने जिक्र किया। यहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर हज़ारों किलो सोना रोज़ खरीदा और बेचा जाता है, रोज़। और ना फिजिकली लिया जाता है ना फिजिकली दिया जाता है, सिर्फ अगले महीने की एक कॉन्ट्रैक्ट की तारीख फिक्स हो जाती है, उस तारीख का सोना खरीदा और बेचा जाता है। तो उससे ही जो आप इतनी जल्दी सोने के भाव ऊपर नीचे आते दिखते हैं, बहुत हद तक वो कॉन्ट्रैक्चुअल परचेज और सेल जिम्मेवार होती है। तो अब आ जाते हैं वापस जो मुद्दे पे हम बात कर रहे थे कि ये क्यों इसमें करेक्शन आई। तो 29 अक्टूबर को अमेरिका के COMEX का मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। अच्छा। तो पिछले महीने में जितना भी भागा है, तो लाजमी बात है जिन लोगों ने खरीदा है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उन्होंने पहले ही प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, तो आपको एक करेक्शन दिखी। दूसरा और बड़ा रीज़न जो करेक्शन होने का है वो है कि भाग क्यों रहा था। भाग इसलिए रहा था कि हाल में जो भागा है, हालांकि भागने की वजह बहुत सारी हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध है, इजराइल हमास की संधि हुई थी, उसमें क्रैक्स दिखने लग गए, आपने देखा होगा। वो सीज फायर थोड़ा बहुत डेलिकेट सा हो गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक करने का प्लान बना लिया है, कुछ एक उनकी बोट्स को उड़ाया भी है बम गिरा के ऊपर से। चाइना ताइवान की टेंशन फिर से फैल गई है। जियो इकोनॉमिक, डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ना कुछ रोज़ सुबह उनके हैट से निकल कर आता है, आप जानते हैं। कोई ना कोई घोषणा रोज़ करते हैं। उन्होंने जो टैरिफ वॉर पिछले कई महीनों से छेड़ रखा है, उसकी वजह से एक आर्थिक अनिश्चितता बनी थी, जिसके कारण सोना भाग रहा था। और हाल में जो भागा, वो जो दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं तमन्ना दुनिया की, अमेरिका और चाइना, उनके बीच में बहुत घमासान आर्थिक युद्ध छिड़ गया था। चाइना ने क्या किया था कि कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं जिनका करीब 60 से 70% कंट्रोल चाइना के ऊपर है, चाइना के पास है। 92% उसकी प्रोसेसिंग चाइना कंट्रोल करता है। अब वो मिनरल्स अमेरिका में सैटेलाइट्स बनाने में काम आते हैं, उनके डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने में काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आते हैं। उन्होंने उसकी सप्लाई को रोक दिया, और रोकने से ट्रम्प साहब हड़बड़ा गए। उन्होंने
आपे में आकर और एकदम डिक्लेयर कर दिया मैं चाइना के ऊपर 100% और टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये रेयर मिनरल्स रोके हैं। तो इस सारी टेंशन के बीच तमन्ना, सोना और तेज भागने लगा था कि जैसे जैसे आर्थिक अनिश्चितता जब जब बढ़ती है तो सोने को एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जो लोग हमको देख रहे हैं वो पूरी तरह से समझ जाएं, डॉलर का वर्चस्व है दुनिया में, हम सब जानते हैं। डॉलर में ज़्यादातर दुनिया का ट्रेड डॉलर में होता है, करीब 80% 70% ट्रेड डॉलर में होता है। जो दो देश आपस में लोन लेते हैं वो भी डॉलर में लेते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व्स रखे जाते हैं वो भी डॉलर में रखे जाते हैं। तो सोने के भागने से डॉलर का वर्चस्व, डॉलर की जो दादागिरी है वो कम होती दिखाई दे रही थी। तो अमेरिका में एक लॉबी है जो सोने को बेच रही है कि सोना इतना बढ़ता गया तो भैया हमारा तो डॉलर फेल हो जाएगा। तो वो लॉबी सोने को बेच के सोने को नीचे लाना चाहती है, और चाइना इसका उल्टा कर रहा है, चाइना खरीदे जा रहा है। तो दो ऑपोजिट फोर्सेस सोने पर इस समय काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको सोने में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आता दिखाई दे रहा है। तो ये 2-3 मुख्य कारण हैं। हम लोग तो अर्थशास्त्र में कमोडिटीज़ को बहुत क्लोजली फॉलोअप रखते हैं, और मैं बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बोलता हूँ, तो हमारे लिए वो जानकारी रखनी ज़रूरी होती है जिससे निवेशकों को सही जानकारी मिल पाए कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से ऊपर और नीचे जा रहा है। $4,000 तक गिर के गया था, यानी कि 1,22,000-23,000 पे आ गया था, उठ के फिर वो 1,25,000-26,000 के आसपास आ गया है, यानी कि $4,100 और $4,120 आ गया है। तो कुछ करेक्शन तो आई है। इसको हम इन्वेस्टमेंट की भाषा में तमन्ना कंसोलिडेशन भी कहते हैं, यानी कि जो एसेट क्लास एक तरफ जब भागता है तो फिर कुछ देर वो सांस लेता है। आप भी कहीं भागें और लंबी दौड़ भाग रहे हो तो बीच में फिर सांस लेते हैं आप। तो एक तरह से ये सांस लिया है, और ये 2 बड़े इवेंट्स हैं, और जो मैंने आपको कारण बताया, तो ये कुल मिला के सोने और चांदी का सारा खेल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गोल्ड का रोल जो है वो कैसे बदल रहा है? इन्वेस्टर्स ने तो सोने और चांदी पर, अगर आपका चैनल भी इसको कवर कर रहा है, पर अगर आप यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया खोल के देखें तो आपको सोना चांदी के ऊपर बातचीत होती हुई दर्जनों के हिसाब से दिखाई देगी। बस यही कारण है, एक मार्केटिंग की दुनिया में एक कहावत होती है तमन्ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो इतना ज़्यादा सोने के बारे में चर्चा हो रही है, उसकी कीमत बढ़ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, कहीं मैं 4 लोगों के बीच में खड़ा हो जाता हूँ तो एक ही सवाल होता है, अरे आपने भी सोना चांदी में किया है, सोने चांदी का भाव क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे जाएगा? तो मुझे लगा कहीं भी पार्टीज में जाए, कहीं भी बहुत दिनों से यही चर्चा चले जा रही है। तो जितनी ज़्यादा चर्चा होती है उतने ज़्यादा निवेशक उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यही कुछ हो रहा है, वो कैटालिटिक इफेक्ट उसको हम कहते हैं। तो मुझे लग रहा है लोगों ने, क्योंकि शेयर मार्केट ने क्या हुआ था, हाल में तो कुछ सुधरी है, पर शेयर मार्केट ने सितंबर से लेके सितंबर तक तमन्ना बहुत ही मामूली सा रिटर्न दिया था। तो अब लोगों को, जिनको पैसा कमाना है, निवेश से अच्छा कमाना है, उन्होंने, और म्यूचुअल फंड्स का भी यही हाल था, तो वो पैसा हटकर सोने में आया। कुछ लोगों ने, प्रॉपर्टी मार्केट सब जगह नहीं चढ़ रही थी, कुछ जगह तो चढ़ रही थी, वो भी पैसा हट के सोने में आया। जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट्स रखे हुए थे, आपको पता है फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न टैक्स कटने के बाद 4-5% का ही आता है, उन्होंने वो पैसा सोने में लगाया। गोल्ड के ETF, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, उसमें बहुत पैसा आने लगा। तो सोने की मांग चारों तरफ से बढ़ने लग गई। तो ये निवेशकों का एकदम से, जो आपने पूछा कि कैसे इंटरेस्ट बढ़ा है और कैसे निवेशकों का जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई है, तो इस प्रकार से सोने चांदी, और शायद आप भी इसीलिए बात कर रही हैं कि ये चर्चा में कब तक चलेगी, मुझे ये बताइए। जब तक भागता रहेगा, जब ये जाके एक जगह रुक जाएगा, अगर गिरने लगेगा तब भी चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि जिन लोगों ने निवेश किया है वो सब जानना चाहेंगे भाई ये क्या हुआ, फिर वो कारण जानना चाहेंगे, और कब तक गिरेगा ये जानना चाहेंगे, कब घूमेगा ये जानना चाहेंगे। अगर ये आके ठहर गया तो फिर चर्चा थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ऐसे फेसेस पिछले 20 साल में आप उठा के देखें, मुझे तो इसको ट्रैक करते हुए करीब 35 साल हो चुके हैं, और आप पिछले 20 साल का इतिहास देखें तो बीच में ऐसे बहुत सारे फेसेस आए तमन्ना, जब सोना एक जगह आके रुक गया था, मतलब खड़ा रहा, कुछ महीनों तक खड़ा रहा, कई बार 1-2 साल तक एक रेंज में मूव करता रहता है, तो तब चर्चा नहीं होती है। जब ठहर जाएगा तो चर्चा नहीं होगी, ऊपर जाएगा तो चर्चा होगी, नीचे जाएगा तो चर्चा होगी। तो निवेशकों को देखिए, वैसे तो निवेशकों को क्या चाहिए तमन्ना, कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके निवेश करना चाहिए। हम और आप जो बात कर रहे हैं वो एक एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या कारण है ऊपर जाने के, क्या कारण है नीचे जाने के। आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप करना चाहते हैं उसमें निवेश तो करिए, आपको नहीं आप रिस्की। देखिए इन्वेस्टमेंट में एक और कहावत होती है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज़्यादा जिस चीज़ में रिस्क होता है उतनी ही उस चीज़ के रिटर्न भी होती है। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में 20% के करीब
सोना और चांदी होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। ETFs ले लीजिए आप, बार्स ले लीजिए, कॉइन्स ले लीजिए। ज्वेलरी पे थोड़ा कम जोर देना चाहिए क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस और इम्प्योरिटी होती हैं। महिलाएं मैं देखता हूँ बहुत सारे ज्वेलरी लेके इन्वेस्ट कर देती हैं, तो ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहती क्योंकि जब आप उसको इनकैश कराने जाएंगे तो बहुत सारे पैसे आपके कट जाएंगे। तो इसलिए लोगों को राय ये है कि सोना लेके कुछ थोड़ा बहुत रखना चाहिए अपने पास, मुझे लगता है। और तमन्ना, इससे बात निकल के आती है कि भारतीय घरों में हमारे यहाँ हमारी 140-45 करोड़ की आबादी है और भारतीय घरों में ऐसा माना जाता है कि 25,000 टन सोना है, 25,000 टन। और छोटे छोटे गांव में जो घर हैं, किसी ने अपनी ददिया सास का पुराना हार है, ये हमारी परंपरा चली आ रही है, बहू इसको संभाल के रखना। किसी की माता जी, बेटी ये मेरी माँ ने, तेरी नानी ने तुझे दिया था, इसको संभाल के रखना। इवन बच्चों को मुंडन में भी वो चांदी दिया जाता है। और वो पुश्तैनी जो सोना है वो बहुत वजन का है, भारी भारी क्यों, पहले तो दाम इतने नहीं होते थे। और किसी ने गद्दे के नीचे, किसी ने मंदिर में, किसी ने अपना वो अनाज के जो पहले ड्रम होते थे उसके अंदर, लोगों ने अलग अलग जगह अपना सुरक्षित रूप से उसको रखा हुआ है। हमारी पीढ़ी ये देख पाएगी? मुझे लगता है आजकल की जो पीढ़ी है वो इतना नहीं, क्योंकि वो बहुत क्विकर रिटर्न्स चाहते हैं। और जो पहले रखा हुआ था, और लोग उसको अब जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है तमन्ना, वो लोग उसको एनकैश भी कर रहे हैं। अब तो मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने पता नहीं 100 रुपये तोला लिया था। एक बुजुर्गवार थे, उन्होंने कहते हैं हमारे ज़माने में 100 रुपये तोला था, मेरे पास आज भी एक अंगूठी रखी है जो मैंने 100 रुपये तोला से बनवाई थी। अब उसको बेचा तो वो 100 रुपये 10 ग्राम की शायद अंगूठी थी, वो आज उनकी 1,30,000 की बिकी। तो ऐसे तो वो लोग एनकैश करना चाहते हैं, आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। बल्कि तानिश के जो CEO हैं, क्योंकि हुआ क्या था कि ज्वेलर्स के यहाँ लोग सोना लेने आ नहीं रहे थे। अब आप इतना पैसा लेके जाएं, इतना सा सोना मिलता है, तो धनतेरस वगैरह पे जब लोग खरीदते हैं तो लोग खरीदने, तो उनकी तो बड़े ज्वेलर्स की सेल कम हो गई थी क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे थे कि इतना पैसा देना पड़ता हो, इतना सा सोना आता है। तो उन्होंने बाकायदा एक ऐड निकाला और सचिन तेंदुलकर को उन्होंने एम्बेसडर बनाया और उसमें उन्होंने ये कहलवाया लोगों को, भैया आपके पास जो घर पे सोना रखा है, आप उस सोने से और नया सोना ले जाओ, क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही। कैश मत लाओ, आप उस सोने को लाओ, हम कम काटेंगे उसमें से। ये भी उन्होंने कहा कि हम 0% डिडक्शन करेंगे, आप लेकर आइए। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, अपने घर के पुराने हार और पुराने कंगन, अंगूठियाँ, झुमके और ना जाने क्या क्या करदनियाँ थी कुछ के पास, वो लेके गए और उन्होंने उसको एनकैश कराया, कुछ सोना बनवाया, कुछ कैश भी घर लेके गए। आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि घरों में जो लोगों के सोना रखा है उसको भी निकाल कर आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। हालांकि आगे लॉन्ग टर्म में तमन्ना अभी भी सोने की बढ़ने की उम्मीद है, पर मुझे लगता है जिसने प्रॉफिट कमाया है, उसको लग रहा है कि आज उसका मुनाफे में है, उसको कुछ हिस्से में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वो किस फॉर्म में करना चाहिए? अगर किसी के घर में सोना है, अगर मैंने ही 2 अंगूठियां पहनी है, तो किस फॉर्म में करूं? नहीं, प्रॉफिट बुक करने से मेरा मतलब है कि आप उसको एनकैश कर लीजिए, एनकैश करके कहीं और निवेश कर दीजिए। एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये भी कहावत होती है, डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। मतलब आपका सारा का सारा निवेश ही सोने में है, हाँ। तो वो भी तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि कल को करेक्शन आती है तो आपके दिल की धड़कन फिर बढ़ जाती है। वैसे भी थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। मतलब आपका कुछ आप FDs में रखिए, कुछ आप शेयर्स में रखिए, कुछ आप म्यूचुअल फंड्स में रखिए, कुछ छोटा मोटा कहीं प्रॉपर्टी है उसमें रखिए, कुछ सोने में रखिए, कुछ चांदी में रखिए। तो अपने पोर्टफोलियो को स्प्रेड करके रखना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब था। तो अगर आप कुछ थोड़ा बहुत बेच के, अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो 2 तरीके होते हैं तमन्ना। आपकी बात का मैं सीधा जवाब दूं थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में। तो या तो आप सोच के खुश होते रहिए कि मैंने ये 20,000 के लिया था, चूड़ी ली थी, आज ये 1 लाख की हो गई है। तो या फिर आप उसको बुक करके कैश अपने पास लाइए और उसको खर्च करिए या उसको कहीं और निवेश करिए। ये तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से होता है। अच्छा, जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स हैं, इसके तहत आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप राय देना चाहेंगे लोगों को? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी तमन्ना, अभी तो इतना प्रचलन में नहीं है। आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ETFs के माध्यम से करें। अच्छा। जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। सब लोग मिलके, तो जो AMC होती है वो उसको सोने में लगाते हैं और सोने के एसेट्स अपने पास रखते हैं, आपका डीमैट अकाउंट में पड़ा रहता है। तो ETFs के माध्यम से मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइम। अगर आपके पास इसको सुरक्षित रखने की जगह है तो आप फिर बार्स और कॉइन्स भी ले सकते हैं, पर सुरक्षित रखने की जगह होनी चाहिए। और जो लोग सोना लॉकर्स में रखते हैं, आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मैं बहुत ज़रूरी जानकारी दे दूं
कि लॉकर का जो रेंट होता है, बैंक के लॉकर का रेंट होता है 1,000 रुपये, 1,500, 2,000, जो भी आप रेंट देते हैं, आपका लॉकर में रखा हुआ सामान उससे 100 गुना ज़्यादा सिर्फ इंश्योर्ड होता है। यानी कि अगर आप 1,500 रेंट दे रहे हैं तो 1.5 लाख तक का अगर लॉकर में नुकसान हो जाता है, कहीं लॉकर टूट जाता है, आग लग जाती है, कुछ भी चोरी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो 1.5 लाख तक तो बैंक दे देगा आपको, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो लॉकर को ये ना समझें कि आप कितना भी वहाँ पर अपना बहुमूल्य सामान वहाँ पर रख दें, आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसीलिए ETFs तमन्ना बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि ETFs डीमैट फॉर्म में पड़ा रहता है, ना वो चोरी हो सकता है ना कुछ हो सकता है। आप उसको शेयर्स की तरह है, जब मर्जी बेच दीजिए, जब मर्जी उसको खरीद लीजिए। सर, अगर आप मिडिल क्लास इन्वेस्टर हैं और आपके घर में जाहिर तौर पर आप सोना शादी में तो देंगे ही देंगे, तो क्या इस वक्त सोने में इन्वेस्ट करना सही है या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लें? सारा पैसा सोने में नहीं लगाना चाहिए। लोग थोड़े भाव में आ जाते हैं कि इस समय सोना बढ़ रहा है तो उसी में लगा दो। आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे मैंने बताया, आपको इसको हम मल्टी एसेट एलोकेशन कहते हैं। यानी कि थोड़ा सा आप फिक्स डिपॉजिट में लगाइए लिक्विडिटी के लिए, थोड़ा सा आप किसी अच्छे सलाहकार से पूछ के शेयर्स में लाइए, थोड़ा सा आपको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से पूछ के म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, कुछ गोल्ड और सिल्वर में। 20% मुझे लगता है किसी व्यक्ति के पास यदि 10 लाख रुपए हैं तो उसको 2 लाख रुपए सोने और चांदी में बैलेंस करके लगाना चाहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहिए। बाकी का आप डाइवर्सिफाइड रखिए। जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट में हम बोलते हैं डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सारा का सारा निवेश एक ही एसेट में नहीं होना चाहिए, उसको फैला के आपको लगाना चाहिए। चलिए, अब बात इन्वेस्टमेंट की कर लेते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ का ना वही रहता है कि आप बीच में ही अटके रहते हैं, ना स्पेंड कर सकते हैं ज़्यादा और ना इतना बचता है। आपके पास एक मुश्त सैलरी आती है, उसमें आपको पूरा खर्चा चलाना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड्स और SIP आजकल एक ऐसी चीज़ बन गई है जो हर किसी के ज़ुबान पर इन दो चीज़ों का नाम रहता है। क्या ये मिनी वेल्थ मशीन लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है, म्यूचुअल फंड और SIP? जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, आपने जो एक शब्द बोला लॉन्ग टर्म, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, और लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन करी है। पिछले हम 10 साल का अगर हिसाब देखें, पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न अच्छी नहीं रही है। बहुत सारे SIP में अकाउंट्स भी बंद हुए, आपने सुना होगा SIP में, क्योंकि लोगों ने कभी गिरावट नहीं देखी थी। और सितंबर 2024 के बाद शेयर्स जो है वो एक रेंज बाउंड मूव करते रहे, तो म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया। पर जब हम लॉन्ग टर्म बात करते हैं तो हम बीच में 1 आध साल ऐसा आ सकता है जब आपको रिटर्न अच्छा ना आए, पर ज़्यादातर पीरियड उसमें आपको रिटर्न अच्छा देगा। और क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट्स की बात करी, तो मैं एक आपके सारे जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग, आपने मिडिल क्लास की एक बहुत अच्छी बात करी कि वो बीच में रह जाते हैं, ये नहीं समझ पाते खर्च करें, कितना बचाएं, कितना रखें, क्योंकि ज़रूरतों का तो कोई एंड नहीं है, ज़रूरतें तो बेशुमार हैं, आप जितना चाहें उतना आप खर्च कर सकते हैं, और बचाना भी ज़रूरी है एक तरफ। तो उनको मैं पहले एक मंत्र बता देता हूँ। मंत्र ये होता है कि जब आपकी सैलरी आए या आप सैलरी के अलावा कहीं और से कमाते हैं, तो मंत्र ये है कि जब भी आपके पैसे बैंक में आए, चलिए सैलरी की पहले बात कर लेते हैं, तो आप एक तो 2 बैंक अकाउंट खुलवाएं। एक बैंक अकाउंट में सैलरी आ गई, एक और बैंक अकाउंट खुलवाएं जिसको आप कम इस्तेमाल करें, और सैलरी आते ही 20% पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। आप मानिए कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो आप मानिए कि आपकी सैलरी 40,000 रुपये है। अब आप कहेंगे भैया पहले ही सैलरी कम है, ये तो कमेंट्स वाले लिख देते नहीं चाहिए, तो पहले ही सैलरी कम है ये कह रहे हैं और 40,000 में गुजारा करो। जी हाँ, मैं एक वित्तीय विशेषज्ञ होने के नाते मैं इस बात पर जोर दे के कहूँगा कि आप वाकई मानिए कि आपकी सैलरी 40,000 है, वो 20% आंख बंद करके, सेविंग वो नहीं है जो आखिर में बचा। देखिए बहुत समझने वाली बात है, आखिर में तो बचा तो बचा तो बचा, नहीं बचा तो नहीं बचा, और ज़्यादातर नहीं बचा, क्योंकि मैंने कहा इतनी ज़रूरतें हैं, या तो बहुत थोड़ा सा बचेगा या कुछ नहीं बचेगा। सेविंग वो है जिसको आप एक खर्च माने, मतलब सेविंग को भी आप एक खर्च मान लीजिए, और सैलरी के आते ही आप 20% उस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसको वहाँ जमा होने दीजिए, और ये आपको लाइफ लॉन्ग करना है। जो व्यक्ति तमन्ना ऐसा करता है, आप मानेंगे नहीं, उसकी वेल्थ क्रिएशन बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्द वो अमीर बनता है, उसके पीछे एक एसेट बेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने सेविंग कर दी, लिखा दिया, और दूसरा
जब आप पैसा बनाते हैं, यानी कि जब आपके पास वेल्थ बढ़ती है, आप आज 5 लाख के हैं, कल आपकी नेटवर्थ 10 लाख हो गई, 5 साल बाद आप 20 लाख के हो गए, 10 साल बाद आप 50 लाख के हो गए, तो माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, एक पुरानी कहावत है। पैसा ही पैसे को खींचता है। तो आपका जब एसेट बेस बन जाएगा तो उस पैसे को ही आप निवेश करके अपने आप को अमीर बना सकते हैं। तो ये मेरी पहले तो इन्वेस्टमेंट की सलाह है। और दूसरा, आपने पहला पूछा था मेरे से कि उस पैसे को कहाँ लगाना चाहिए, तो उस पैसे को डाइवर्सिफाइड लगाना चाहिए। ये जो आर्थिक अनिश्चितता का दुनिया भर में माहौल है, ये इस स्ट्रैटेजी को जन्म देता है कि एक ही जगह पैसा मत रखिए, आप पैसे को अलग अलग तरीके से रखिए। हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट आपको 3% रिटर्न दे, आपकी वो FD बड़ी इनोसेंट सी FD होती है, वनीला, कोई दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता, वो आपको 4-5% रिटर्न देती है। हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड ने आपको पिछले 10-12 साल में 15-20% तक पर एनम रिटर्न दिया हो, सोने ने हाल में 50-60% रिटर्न दिया है, शेयर्स में आपने लिया हो सकता है 30-40% रिटर्न दिया हो। अब आप कहेंगे कि भाई जब बाकियों में इतना ज़्यादा रिटर्न है तो फिर आप वो FD भी क्यों बोल रहे हैं 4-5% वाली, सारा इसी में रहने दीजिए। नहीं, आपको रिस्क को स्प्रेड करना है, किसी में ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम, किसी में उससे कम, किसी में बिल्कुल मामूली। पर यही एक सही स्ट्रैटेजी होती है निवेश करने की कि आप उसको फैलाकर पैसे को रखें, तो उससे आप रिस्क को कवर कर पाएंगे। कोई एक एसेट में दिक्कत भी आती है अगर, तो आपके बाकी के एसेट सुरक्षित हैं, ये उससे फ़ायदा होता है। और FD और RD से बढ़कर आप आगे, उसके आगे क्या आप सलाह देते हैं? देखिए, FD RD में तो तमन्ना कोई दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपका बैंकर ही आपको, आपके सेविंग अकाउंट में अगर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं तो कुछ दिन बाद आपको बैंक से ही आपका रिलेशनशिप मैनेजर, अगर अच्छा बैंक है, थोड़ा मॉडर्न बैंक है, तो फ़ोन आ जाएगा कि आपने पैसे रखे हुए हैं, हमारी FD कर दीजिए, अब हमारे को आपको 6.5% 7% देंगे, देखिए FD का रेट हम ये दे रहे हैं, इतने दिन की करा लीजिए। उसमें तो कोई दिमाग नहीं लड़ता है। पर FD RD से आगे बढ़कर आपने जो म्यूचुअल फंड्स की बात की थी, उसमें मैं अभी भी जोर दूंगा। हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 1 साल में, जैसा मैंने कहा, कि अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी वो अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो इसलिए FD RD से बढ़कर आगे आपके म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। और जो लोग थोड़ा और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो किसी शेयर्स में भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको किसी अच्छे सलाहकार से, जो शेयर मार्केट को अच्छे से समझता हो, उससे सलाह लेके करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। देखिए, जैसे जैसे रिटर्न बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा फैला के रखिए। और दूसरा ये भी बात होती है तमन्ना कि आप अगर एक निवेशक हैं, तो इसमें हम लोग जब निवेशक को सलाह देते हैं कभी, तो हम लोग उसमें 3-4 चीज़ें देखते हैं। एक तो उसकी उम्र क्या है, क्योंकि जो यंग हैं वो थोड़ा रिस्क लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब जो साहब 60-65 साल के हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे ही जो मिडिल एज्ड है, वो मीडियम रिस्क लेना चाहेंगे। तो आपकी उम्र कितनी है। दूसरा, आप कितने समय के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी कि आपको पैसे की कितने समय तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल तक आप पैसे को छेड़ेंगे नहीं, तो और सलाह है। अगर आपको पैसे 6 महीने बाद चाहिए, तो और सलाह है। आपको पैसे 2 साल बाद चाहिए, तो और सलाह है। एक तो मुझे मिले, वो कहते हैं मुझे 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, उसके लिए दूसरी सलाह होती है। तो इसलिए आपको आपका कितने पीरियड के लिए पैसा फ्री है, ये भी देखना होता है। तो उम्र देखनी होती है, कितने पीरियड के लिए ये देखना होता है, और ये भी देखना होता है कि आपकी इनकम फ्लो पीछे से कितनी है। ऐसा तो नहीं आपकी इनकम उस सेविंग पे ही डिपेंडेंट है, आपकी इनकम रुकी और फट आपने पैसा निकाल लिया उसमें से, ये भी देखना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ों का एसेस करके, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से ये सलाह दी जाती है। पर जनरली मैंने जो आपको नियम बताया कि आपको अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए, उसको फैला फैला कर लगाना चाहिए, जिससे कि आपका रिस्क जो है बंट जाए, और कहीं अगर कुछ होता है तो आपका सारा पैसा डूबे नहीं। अमीर कैसे बना जाए, एक मंत्र तो आपने बता दिया। कम पैसों में मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कितनी देर के लिए, और किस एज में मुझे इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि मैं आने वाले अपनी कम से कम आफ्टर 40s मैं आराम से रह सकूँ। उसको मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट प्लान। आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है जो मुझे लगता है शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस बात को कभी नहीं सोचता होगा कि अमीर कैसे बना जाए। और ये तो एक बहुत लंबा डिस्कशन है, कभी आपके साथ अलग से बैठ के खाली इसी पर चर्चा करेंगे। पर क्योंकि आपने पूछा है तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि किस एज से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जिस डेट को आप, बल्कि बचपन में गुल्लक होती थी,
छोटे लोग, अभी भी आज भी होती है गांव में, मिट्टी की होती थी, आज तो मेटल की आ गई हैं, अलग अलग किस्म की आ गई हैं। तो मिट्टी बच्चों वाली को अच्छी होती थी। बचपन से आदत डाली जाती है। मिट्टी की अच्छी होती थी क्योंकि उसको आप खोल नहीं खोल सकते नहीं थे, सकते थे। और वो जब तोड़ी जाती थी तो मजबूरी में तोड़ी जाती थी, या जब कभी हाँ। दिखाना होता था बच्चे को, देखो तुमने कितने पैसे जोड़ लिए हैं, तब तोड़ी जाती थी। तो मुझे लगता है वो बचपन की आदत, सेविंग्स की, वो आदत बचपन में ही डल जानी चाहिए। मूल रूप से आपको जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं उसी दिन से आपकी सेविंग शुरू हो जानी चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि पहली सैलरी आई, आपने 20% निकाल के डाल दिया। और जो भी व्यक्ति अमीर बना है, दो तरीके से बना है। या तो उसकी लॉटरी निकल आई, चलिए 3 तरीके ले लेते हैं, या तो उसकी लॉटरी निकल आई, या उसको कोई पुश्तैनी लमसम अमाउंट मिल गया, यानी कि उसके पापा, उसके दादा, उसके बाप दादा कहीं से कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, या लॉटरी निकल आई। पर इन दो कैटेगरी की गिनती तो बहुत कम है ना तमन्ना? ज्यादातर लोगों को तो ना तो लॉटरी, फिर लॉटरी क्या हुई अगर सबकी निकली तो, और ना ही ये पुश्तैनी जायदाद आपको मिल जाए, इनकी गिनती भी बहुत कम होती है। ज्यादातर लोग जो अमीर बनते हैं वो वेल्थ क्रिएशन से बनते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपके ही पैसे आपके लिए काम करेंगे और आपको अमीर बना देंगे। पहले वो आपका पैसा, आपने उस पैसे को, और इंग्लिश में एक कहावत होती है, इफ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, जिस फाइनेंशियल फ्रीडम की आपने बात करी कि 40 के बाद अब मुझे बस कमाने की कोई चिंता नहीं, मेरे को एक रिटर्न आता है कहीं से फिक्स मंथली, इधर से उधर से 3-4 जगह मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, यही आप शायद आपके दिमाग जी, में जी, होगा। जी, जी। तो इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, तो यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको अपने पैसे के लिए पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। वो ऐसे कहा सुनी में आके कहीं भी पैसा, और मैंने तो तमन्ना देखा कि लोगों ने पैसे की बर्बादी की हुई है। अब बर्बादी का मतलब ये नहीं कि आप अंशंट खर्च कर रहे हैं, ये बर्बादी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आपको हैरानी होगी सुन के मैं किस बर्बादी की बात कर रहा हूँ। सेविंग्स अकाउंट में 10-10, 15-15 लाख रुपया रखा हुआ है, परवाह ही नहीं है, सैलरी आती है, जो बच जाता है इकट्ठा हो जाता है, 5 लाख 7 लाख, जो भी जिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा, और सेविंग्स अकाउंट में मात्र 3 से 4% रिटर्न आता है। अब मैं अगर इसको आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते लॉस बताओ ना, मान लीजिए आपका 10 लाख रुपया बैंक में सेविंग्स अकाउंट में 1 साल तक पड़ा रह गया, क्योंकि आप बिजी बहुत थे, आपके पास समय नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट का कुछ पता ही नहीं, ना आप किसी से पूछने की जरूरत समझते हैं, ना आप कहीं रिसर्च करने की जरूरत, वही जो मैंने बात करी, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आपने अपना 1 साल का 10 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए का नुकसान कर लिया, क्योंकि आपको सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख पे मिले 30,000 रुपये ब्याज, और यही आप कमा सकते थे 1.5 लाख रुपए एक सिंपल अच्छे म्यूचुअल फंड में, या कुछ अच्छे शेयर को लेके आप आराम से कमा सकते थे। तो आपने इतना नुकसान कर लिया। तो आपकी क्रिएट की हुई वेल्थ, आप, या मैं अगर और पीछे जाऊं, आपका सेव किया हुआ पैसा आपको अमीर बना देगा, या फिर वो 2 तरीके से आप अमीर बनेंगे, यानी कि आपकी लॉटरी निकल आए, या आपको कोई पुश्तैनी जायदाद, बड़ा भारी भरकम पैसा मिल जाए तो आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, या फिर आपका काम को इतना बढ़िया चल पड़े। पर हम, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तमन्ना, आप, मेरे ख्याल आपका भी तात्पर्य यही है कि हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको ऑल ऑफ अ सडन नौकरी कर रहे हैं आप 50,000 रुपये महीने की और आपको 1 करोड़ रुपए महीने की नौकरी मिल गई, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। तो इसलिए हम मासेस की बात करें, ज़्यादातर जन लोगों की बात करें, तो आपको जब तक आप पैसा बचाना नहीं सीखेंगे तो आप अमीर नहीं बन सकते। बाकी के राज मैं कभी अलग से आपके साथ खाली इसी पर करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे कि अमीर कैसे कि अमीर कैसे बना जाता है। तो उसके लिए मेरे अपने बनाए हुए 10-12 मंत्र हैं। अच्छा। वो मंत्र मैं आपके सामने फिर आपके प्लेटफॉर्म पे कभी फुर्सत हाँ, तो समय promise रहा मिला, ये। उसको मैं खोलूंगा और केवल इसी पे बात करेंगे हाँ, कि बिल्कुल। अमीर कैसे बना जाए, कौन से वो सीक्रेट मंत्र हैं जिसके जरिए अमीर बना जाता है। और अमीरियत की बात आई है तो एक बात मैं बता दूं कि दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर हैं, सबसे ज़्यादा अमीर एलन मस्क साहब हैं। हाँ। करीब करीब $500 मिलियन उनकी वर्थ है। $500 मिलियन को मैं तमन्ना अगर कन्वर्ट करूं तो करीब करीब 44-45 लाख करोड़ रुपया उस व्यक्ति के पास है। 44-45 लाख करोड़ रुपया। और उसके बाद फिर जेफ बीजोस हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, लैरी हैं, उसके बाद दुनिया के 4-5 जो बड़े अमीर हैं, भारत के ले लें, मुकेश अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं, शिव नादर हैं, जो लिस्ट में आते हैं। जो मैंने इनका नाम क्यों लिया, आपको चढ़ाने के लिए नहीं लिया कि देखिए 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 बाय द वे जो मंत्र हैं
एक मंत्र में आज एक तरह से टीजर हो जाएगा। एक मंत्र में बता देता हूं कि किसी की अमीरियत को देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये एक मंत्र है। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो आप उस व्यक्ति के बारे में ना तो जानना चाहेंगे, ईर्ष्या का स्वभाव है ये, आप उसके बारे में ज्यादा सुनना भी नहीं चाहेंगे, आप उसके बारे में ज्यादा जानने भी नहीं चाहेंगे, और कभी अगर आपको उसका साथ मिला तो आपको साथ भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो ईर्ष्या है। तो उन 12 मंत्रों में से एक मंत्र ये है कि अमीर लोगों से दोस्ती करिए, कभी ना कभी वो आपको वो गुर सिखा देंगे जिसके जरिए वो अमीर बने थे। खैर, ये तो उस पॉडकास्ट का हिस्सा होगा जब हम इस पे बात करेंगे। मैं कहने ये जा रहा था, मैंने इनका नाम क्यों लिया, इसलिए लिया कि दुनिया के ज्यादातर अमीर बने अपनी ही कंपनी के या किसी और की कंपनी के शेयर्स लेके, यानी कि उनके शेयर्स की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी वर्थ रातों रात कितनी की कितनी हो गई। तो ये उस पॉडकास्ट का हिस्सा होगा। तो अमीरियत, बाकी ये भी सेविंग्स का ही हिस्सा है। हम आम लोगों की बात करते हैं। सेव करना शुरू करिए, बचाना शुरू करिए। फिर मैं बोलूंगा, माया को माया मिले। आपका पैसा ही आपको अमीर बनाएगा, किसी और का पैसा आपको अमीर नहीं बनाएगा। आपका पैसा, आपका अच्छी तरीके से निवेश किया हुआ पैसा आपको अमीर बना देगा। बहुत सारे उदाहरण हैं तमन्ना। सबसे आसान उदाहरण मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति ने दिल्ली में, मान लीजिए आज से 25 साल पहले 2 लाख रुपए का एक घर खरीदा। आज वो घर 2 करोड़ रुपए का है। उसको वो बेच देता है, वो 2 करोड़ का मालिक हो जाता है। अब देखिए, उसने 2 लाख रुपए उस टाइम उस घर में निवेश किए थे, आज उसका 25 साल बाद वो 2 करोड़ रुपए का घर हो गया। तो अब 2 करोड़ रुपए वाले को तो मैं तो यहाँ अमीर ही मानता हूँ, 2 करोड़ रुपए वाला को गरीब नहीं कह सकते हम। तो कहने का मतलब ये है कि सही निवेश आपको अमीर बना सकता है। अगर निवेश नहीं करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी फर्क है। सेविंग है खाली पैसा निकाल के रखना, और इन्वेस्ट है उस पैसे के लिए काम करना, मेहनत करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी स्कीम अच्छी है, खाली कहा सुनी में नहीं करना, रिसर्च करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिसर्च करना, गूगल पर रिसर्च करना, लोगों से सलाह करना, एक्सपर्ट्स से पूछना। बहुत मेहनत करनी चाहिए पैसे को निवेश करने के लिए। लोग कहा सुनी में आके कर देते हैं और यही गलती कर देते हैं। बिल्कुल, अमीर बनने का तो वो करेंगे हम, लेकिन एक सवाल मेरा ये है, क्या अमीर बनने के लिए लोन से आज़ादी बड़ी ज़रूरी है? हाँ, लोन, देखिए कुछ हद तक तो लोन ज़रूरी हो जाता है। अब आपको घर लेना है तो लोन, किराया आप दिए जा रहे हैं तो किराया वर्सेस लोन बहुत एक बड़ा डिस्कशन होता है फाइनेंस के जगत में। तो घर लेना है तो लोन लेना है, कार लेनी है, आपकी ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए लोन लेना। पर अगर आप इतना लोन ले लेंगे कि वो आपके लिए सरदर्दी बन जाएगा और उसकी ईएमआई भरते भरते आपके पसीने छूट जाएंगे, तो वो फिर गलत है। एक आध लोन लेना, रीजनेबल लोन लेने में कोई हर्ज नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप उधार, बिल्कुल, पर आप उधार के नीचे दब जाएं तो फिर आप अमीर बनने से दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर तो उल्टा लायबिलिटी खड़ी होती जा रही है और आप सेविंग भी नहीं कर पाएंगे। वो जो बचत होगी आपकी सारी ईएमआई में चली जाएगी। तो इसलिए रीजनेबल लोन लेना चाहिए, इतना लोन लेना चाहिए कि आपकी सेविंग भी होती रहे और आप लोन की किस्त भी देते रहें। अब जैसे मैं ही सोचती हूँ कि क्योंकि मैं हिमाचल से आती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि बस अब 5-6 साल काम करना, उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा मकान लेना है, क्योंकि वहाँ पर खर्चा भी इतना नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ तो होना चाहिए जहाँ से पैसा आता रहे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बिजनेस ज़्यादा चल नहीं सकता। अगर मैं पॉडकास्ट भी करना चाहूँ तो वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ऐसे मेरे जैसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, क्योंकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रही हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आता है जब आपके ऐसी जगह निवेश किया होता है जहां से आपकी मंथली इनकम बनी रहती है। जो आपके महीने के खर्च हैं, यही शायद आप कहना चाह रहे हैं कि महीने का, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसको 1 लाख रुपए उसने इतना अच्छा निवेश किया हुआ है कि उसको 1 लाख रुपए आराम से वहां से आ जाता है। यही नहीं, और क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन होती है, तो 1 लाख की वैल्यू घटती जाती है। मतलब आपने जहाँ निवेश किया है उसकी कैपिटल वैल्यू भी बढ़ती रहे साथ साथ। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम उसको कहते हैं। उसके लिए आपको रिटर्न ओरिएंटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपने किसी ऐसी प्रॉपर्टी ले लिया जहाँ से आपको रेंटल अच्छा आता है। वैसे तो प्रॉपर्टी पे रेंटल का रिटर्न मुश्किल से 2-3% होता है, पर कुछ शहरों में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर 6-7-8% भी रिटर्न आता है। तो अगर आप 7-8% आपको रिटर्न आ रहा है, आप वहाँ निवेश कर सकते हैं। कुछ आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, कुछ आप मंथली इनकम स्कीम्स होती हैं, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, कुछ आप उसमें कर सकते हैं। तो ये आपको डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगह रखना पड़ेगा। कुछ जगह आपको 6 महीने में रिटर्न आएगा, कुछ जगह आपको 1 साल बाद रिटर्न आएगा, कुछ में आपको मंथली आता रहेगा, कुछ में क्वार्टरली आता रहेगा। कुल मिला के आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि आपकी मंथली ज़रूरत तमन्ना कितनी है।
मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो इसके लिए आपको कितना पैसा मुझे निवेश करना पड़ेगा और कितने दिन के लिए करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करके देखनी पड़ती है। तो नॉर्मली अगर आप मैं 6% रिटर्न लूँ, तो 6% आप रिटर्न लेते हैं तो 1 करोड़ रुपया कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसको 50,000 रुपये महीने की इनकम आ जाती है 6% के हिसाब से। अब यही आप अगर बेहतर निवेश करते हैं, इस 50,000 रुपये को आप 60-70,000 भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको 2 करोड़ रुपए आपके इन्वेस्टेड हैं तो आपको 1 लाख रुपए महीना भी रिटर्न आ सकता है, 1.5 लाख भी आ सकता है, 1.25 लाख भी ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एसेट क्लास चूज कर रहे हैं और कितना आप मेहनत। ऐसा देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि आप पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाएं, आपको नज़र फिर भी रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी है, किराएदार साहब कब्जा करके बैठ गए, आप तो मज़े से किराए के सहारे बैठे हुए हैं, या आप शेयर्स में आपने लगाया, पता लगा वो शेयर नीचे आ गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। म्यूचुअल फंड है, उसकी मान लीजिए परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, तो आपने कहा मेरा तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, अब तो मैं कुछ नहीं देखूंगा या देखूंगी। तो ऐसा नहीं है, आपको लगातार पैसे पे नज़र रखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट पे नज़र रखनी पड़ेगी और कहाँ से रिटर्न आ रहा है। तो ये किया जो आप कह रही हैं ये संभव है, पर उसके लिए उससे पहले का जो पीरियड है उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। 2 तरीके, एक तो अपने काम की मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा जहां आप निवेश कर रहे हैं उसको बहुत सोच कर समझ कर ढंग से चूज करके, एक्सपर्ट से सलाह करके, रिसर्च करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये डूएबल है, जो आप कह रहे हैं ये संभव है, ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। महिलाओं के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, महिलाएं किस में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जो स्कीम्स हैं? देखिए, मैं महिलाओं और पुरुषों में कोई इस मामले में फ़र्क नहीं देखता हूँ। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट ये नहीं देखती कि महिला ने इन्वेस्ट किया है या पुरुष ने किया है। बाकी महिलाओं की अगर आप ये कह सकती हैं कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका और जो गृहिणियां हैं उनका तो फर्क देख सकते। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके तो वैसी ही सैलरी आती है जैसे पुरुषों की आती है, वैसी कमाई होती है जैसे पुरुषों की होती है। तो अगर हम होम मेकर्स की बात करें तो होम मेकर्स की तो उनको पिन मनी मिलता है, जो उनके पति साहब महीने का घर खर्च देते हैं, उसमें से वो कुछ घर खर्च करती हैं, कुछ वो उसमें से बचा लेती हैं, उसको हम पिन मनी कहते हैं। तो वो जुड़ते जुड़ते कई महिलाओं का बड़ा अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो मुझे लगता है उनको भी, उनके लिए भी तमन्ना निवेश के वही संसाधन है जो कि किसी पुरुष के लिए। कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो खाली महिलाओं के। एक सवाल आया हुआ है ऐसा कि महिला की तरफ से आया है कि कोई ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से जैसे सुकन्या योजना वगैरह है, किसमें इन्वेस्ट? सुकन्या योजना तो बेटी के लिए है, छोटी बेटी किसी की है, वो एक उम्र तक आप उसको निवेश कर सकते हैं। पर मुझे लगता है महिलाओं को, क्योंकि महिला बहुत ज़्यादा, ये तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि रूटीन अब शेयर मार्केट की दुनिया में क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड की, तो उनके लिए क्योंकि ये कठिन होता है, तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि वो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट सॉवरेन होती है उनमें करें। अब सॉवरेन होती है जैसे पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, उसमें करें, बैंक के एफडीज में करें, या आप डेट फंड्स में कर सकते हैं। वहां पर आपको ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं चाहिए। गोल्ड तो है ही है, जहां से हम शुरू किया था हमने आज की बातचीत, वो गोल्ड तो है ही है महिलाओं के पास। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा गोल्ड हम देखें तो महिलाओं के पास इस समय होगा। इनकम टैक्स के नियम भी यही कहते हैं कि महिला 500 ग्राम तक, जो मैरिड महिला है वो 500 ग्राम तक गोल्ड अपने पास बिना टैक्स के सवाल किए रख सकती है। तो गोल्ड तो है ही, उसके अलावा जो फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं, जो सेफ स्कीम्स हैं, वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप कम, उस पर थोड़ा रिटर्न कम आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक गृहिणी को, होम मेकर को कम रिटर्न लेना चाहिए। और जो आरबीआई की तरफ से जो स्कीम्स हैं, रिलीफ स्कीम्स हैं, क्या वो इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच रही हैं? आरबीआई की तरफ से तो तमन्ना स्कीम्स इतनी नहीं होती है। आरबीआई तो जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें 6-7% उनका रिटर्न होता है। अब वो लोगों के लिए अवेलेबल है, पहले उसमें बड़े निवेशक कर सकते थे, अब 10,000 रुपए से ऊपर भी आप आरबीआई की जो बॉन्ड्स हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। बिल्कुल वो सेफ है, वो तो सॉवरेन है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैकिंग है उसके पीछे, तो वो बिल्कुल सेफ है, उसमें आप कर सकते हैं। वो आपको करीब एवरेज 6 से 7% तक का रिटर्न देते हैं। टैक्स वैक्स लग जाएगा, अब ये तो डिपेंड करता है, अगर आप टैक्स, अब तो 12 लाख रुपए तक टैक्स का रिबेट है, तो 12 लाख से ऊपर अगर आपका रिटर्न है तो आपको फिर टैक्स लगेगा, वरना 12 लाख तक की इनकम आप आराम से टैक्स फ्री, यानी कि आपको 6-7% उस पर रिटर्न आ जाता है। और एक आपके सामने एक सिचुएशन रखती हूँ, सपोज किसी की सैलरी 50,000 है, जैसे आपने पहले भी कहा, उसमें उसको बच्चे का स्कूल का खर्चा भी निकालना है, घर का खर्चा भी निकालना है, तो आपने कहा कि 20% जो है वो सेविंग कर ले, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो बिल्कुल मुश्किल है, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इनकार नहीं करता। मैंने तो आपको पहले ही कहा, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, और देखिए अगर आप अब दो एक साथ आपने बातें बोली हैं, एक तो आपने बोला मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए,
कि मैं चाहती हूँ कि मैं जाके अपने हिमाचल में रहूँ और वहाँ पर, तो मुश्किल तो है पर असंभव नहीं है। अगर मेरी 50,000 सैलरी है और मैं उसको 40,000 मान लूँ और उस 10,000 रुपए को मैं एक अलग बैंक अकाउंट में रखता जाऊँ, उसको मैं छेड़ू नहीं, तो इंग्लिश में शब्द होता है एक तमन्ना, उसको हम बोलते हैं फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है थोड़ा सा कंजूसी करने में, आगे की अमीरी के उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप आगे आपकी नेटवर्थ अच्छी हो जाए और शुरू में थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ेगी ना, 50 का 40 हो जाएगा तो आपको अपना घर खर्च अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस बात को, कठिन है पर असंभव नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेंगे कुछ सालों तक, तो आपके जो आने वाले साल हैं वो बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ, थोड़ा सा कष्ट सह के आपको बहुत बड़ा आराम मिल सकता है, बहुत बड़ा सुख मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ बैड ट्रेड ऑफ कि आपने थोड़ा सा कष्ट सहा और आगे जाके आपकी ज़िंदगी बहुत सुखद हो गई, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा एक कॉर्पस बन गया कि आप उस पैसे से जो आप चाह रही हैं, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया। पैसा ही पैसे को खरीदेगा, मैं फिर पैसा बनाएगा। मैं आपको जोर दे के कह रहा हूँ, पैसे से ही बनेंगे, अनलेस की लॉटरी या वो जो मैंने दोनों बातें कही वो हो जाए। तो पैसा अगर आप नहीं है तो इसीलिए क्या होता है तमन्ना के इंडिया में, क्योंकि इनकम बहुत लिमिटेड है। आपको एक इंटरेस्टिंग मैं आंकड़ा देता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, बहुत खुश होने वाला आंकड़ा तो नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन इस समय 140 करोड़ में मानता हूँ, हालांकि 42-45 भी हो चुकी है, अब अगले साल गणना होगी तो पता लग जाएगा। 126 करोड़ लोग, यानी कि 140 करोड़ में से 126 करोड़ लोग 25,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। 90% लोग 25,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। या मैं इस आंकड़े को पलट दूं तो केवल 10% लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपये महीने से ज़्यादा कमाते हैं। तो जहाँ पर एवरेज इनकम इतनी नहीं है, वहाँ पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर इतना सेविंग कर ले, मान ली 25,000 तनख्वाह है तो मैं तो 5,000 रुपये रख दूँ तो मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह रह गई। पर फिर भी अगर आपको अमीर बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, अपनी नेटवर्थ बनानी है, तो आपको ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। मैंने बताया ना, थोड़ा कष्ट सह लीजिए, बड़ा सुख मिलेगा। ये फॉर्मूला है, कठिन है पर असंभव नहीं है। आजकल हमने ये भी देख रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स ने अपना घर बनाया था, तो वही कोई पुश्तैनी घर ऐसा ना हो, अपना इंडिविजुअल घर बनाना है, तो वो एक हम लोग ही तब 12th क्लास में हो गए थे, तब बना था अपना घर। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे आपकी नौकरी लगती है, सबसे पहले प्लान होता है कि यार घर ले लिया जाए, लोन लेके घर ले लिया जाए। तो ये सही है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा जैसा समय होता है, सोसाइटी और थिंकिंग और जो सुविधाएं उसी हिसाब से बदल जाती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो एक घर सपना होता था। हाँ। कि एक घर का सपना है। आप कह रहे हैं आप 12वीं में थी जब आपके पेरेंट्स ने घर बनाया। हाँ। और आजकल के तो यूथ हैं, नौकरी के दूसरे तीसरे साल ही कहीं से अपना लोन लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि घरों की एक तो ज़माना रीज़न ये है कि सप्लाई इतनी बढ़ गई है और इतने साइजेस के घर आ गए। कहाँ पहले अपार्टमेंट्स होते थे 1 BHK 2 BHK। आप आज से 25-30 साल पहले चले जाइए, कहाँ ये सब सुनाई देता था 1 BHK 2 BHK। एक घर, वो एक प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन बैठ जाते थे भाई साहब बाहर और कुर्सी पे बैठ के अपने सामने घर बनवाते थे। ऐसे ही हुआ करता था। हाँ। तो अब तो ज़माना बदल गया, बिल्डर आपको बना बनाया घर मिल जाता है और आप लोन लीजिए और अगले 2-3 महीने 6 महीने में आप उसमें शिफ्ट भी हो जाइए। तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई बढ़ी है, घरों का साइज़ छोटा हुआ है और लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। ऐसा तो नहीं है कि पहले आमदनी इतनी नहीं होती थी, आमदनी बढ़ी, तो इस वजह से ये शिफ्ट दिखाई दिया है। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। और अब तो लोग, मुझे तो जनरेशन मिलती है जो दूसरे तीसरे घर की भी बात करने लगते हैं। एक लिया कि दैट इज़ माई सेकेंड होम, दिस इज़ माई हॉलीडे होम। जो लोग अच्छा कमाते हैं, और ये संभव है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ लोग जो नहीं कमाते हो कहते हैं यार हमारा मजाक उड़ा रहे हो, एक घर नहीं है, आप कहते हो हॉलीडे होम, दूसरा घर, तीसरा घर। पर ये संभव है। अगर आप नेटवर्थ बना रहे हैं अपनी, तो आप दूसरा घर वाकई में ले सकते हैं और वाकई में लेके आप उसको किराए पे चढ़ा दीजिए। मैंने अभी किराए की इनकम की बात करी, तो घर नहीं होगा दूसरा तो किराए पे कहाँ से चढ़ाएंगे। तो इसलिए ये सब पॉसिबल है। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सोसाइटी का ये जो फैब्रिक है ये बदला है पिछले 25-30 साल में। एक घर का सपना सारी उम्र का, अब वो 2-3 साल में घर लेके 10-20 साल तक तो वो 2-3 घर बेच खरीद भी कर चुके होते हैं। हाँ। ऐसा भी आपने सुनने में आता होगा। हाँ। बिल्कुल ये संभव है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं दर्शकों के, वो मैं कर लूँ, वो ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि किराए के घर की तुलना में अपना घर खरीदना क्या बेहतर ऑप्शन है? बिल्कुल बेहतर ऑप्शन है। अगर आप EMI आपको चुभ रही है और EMI या चुभती नहीं है, मैं ऐसे कहूँ,
तो बिल्कुल ठीक है अगर आप ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अपना घर आप लेंगे तो उसमें जो किराया आप दे रहे हैं वो तो आपका वेस्ट जा रहा है, वो तो उसमें आपका जितने साल मर्जी देते रहिए वेस्ट जा रहा है। अपना आप ले लेते हैं तो धीरे धीरे करके ईएमआई करके आपका लोन स्क्वायर अप हो जाएगा और उस घर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो बिल्कुल एक अच्छी ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10,000 की सैलरी में मैं 2 SIP करने जा रहा हूँ, क्या ये फायदेमंद है? बिल्कुल 10,000 की सैलरी और आप एसआईपी कर पा रहे हैं। हम जब 20% सेविंग की बात कर रहे थे तमन्ना, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। अगर 10,000 सैलरी होते हुए भी आप एसआईपी का सोच रहे हैं तो बहुत काबिल तारीफ़ है, ये बहुत तारीफ़ की बात है कि आप अभी से इतनी सैलरी में भी सेविंग कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं। बहुत एसआईपी करिए और लंबे वक्त के लिए करिए, आपको ये ज़रूर खुशी देगी आने वाले सालों में। एक सवाल है कि 20 लाख का लोन लेके 20 साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो क्या बेनिफिट है? लोन लेके इन्वेस्ट करना तमन्ना मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रूडेंट नहीं लगता है कि उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनको मैं सलाह ये दूंगा कि अपनी सेविंग्स के ज़रिए इन्वेस्ट करिए, वो बेहतर है। क्योंकि आपने लोन लेके किया, अब लोन क्यों ये ठीक नहीं है मैं बताता हूँ। लोन मान लीजिए आपको 10% 11% ब्याज पे मिल रहा है और जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ आपका रिटर्न 6-7% आ रहा है, तो आप तो इफेक्टिवली अपनी जेब से पैसे देते जाएंगे। जो ईएमआई देंगे आप, वो आपकी जेब से जाएगी। तो इनको मैं सलाह ये दूंगा कि लोन लेके निवेश ना करें, अपनी सेविंग्स के ज़रिए निवेश करें। लोन लेके निवेश करना कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदारी भी नहीं है। म्यूचुअल फंड हर साल एक्सपेंस रेशियो देता है, टैक्स भी देना पड़ता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए म्यूचुअल फंड को एक एएमसी चलाती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। नेचुरली वो कंपनी चलाती है तो आपके लिए वो निवेश करती है, तो अपने खर्चे तो वो निकालेगी, उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। यानी कि आपके निवेश में से कितना पैसा वो काट लेते हैं मैनेज करने के लिए। तो एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल होता है और एग्जिट लोड भी होता है कई बार। पर अगर आपका रिटर्न अच्छा आया है म्यूचुअल फंड में, फिर वो चुभता नहीं है। चुभता वो जब है अगर बहुत कम रिटर्न आया, जैसे पिछले साल में हमने देखा कम रिटर्न आया, तब वो थोड़ा चुभता है। पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनको भी तो अपना गुजारा करना है, आपके लिए मैनेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्सपेंस रेशियो वो तो काटेंगे। पर आपका रिटर्न हैंडसम है तो आपको वो चुभना नहीं चाहिए। एक ने लिखा है कि सर 60 साल के बाद पैसा बचा करके अचार डालेंगे। पैसा बचाओ लेकिन खाना पीना घूमना भी तो जरूरी है। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि 60 साल के बाद पैसा बचाना है। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने कर। मैंने जो अमीर बनने के हमने 12 मंत्र का जिक्र किया था अभी हमने आगे के लिए, आपको हैरानी होगी उसमें वो मंत्र मैंने युवाओं के लिए कहा है। बूढ़े बूढ़े होके तो जब दांत ही नहीं रहे तो आपको खाने के लिए गन्ना मिला तो क्या फायदा है उसका। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो मैं तो जो मंत्र बताऊंगा वो आप जवानी में कैसे अमीर बन सकते हैं। बिल्कुल मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि 60 साल के बाद अगर अमीरी आई, और इंडिया में तो तमन्ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है। एवरेज लाइफ इंडिया में 70 साल है, तो 60 साल में अमीर बने तो बाकी मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। जी। 15% रिटर्न कौन देता है? 15% रिटर्न किसी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में तो नहीं आएगा। 15% रिटर्न एक अच्छा परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड दे सकता है, कोई अच्छा निवेश किया हुआ शेयर दे सकता है, और हाल में गोल्ड और सिल्वर ने इससे 15 से कहीं ज़्यादा दिया है, 3 गुना 4 गुना, 15 से 50%, 60% तक दिया है। तो फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 15% रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ये आपको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस में दिखाई दे सकता है। अंबानी को 3% से 4% लोन मिल जाता है, पर मिडिल क्लास को कभी नहीं मिलेगा। अब देखिए ये तो सरकार की जो नीतियां हैं, रिजर्व बैंक की जो नीतियां हैं, उनको शायद इसलिए मिल जाता है। मैं अंबानी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पहले तो ये मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं किसी अमीर व्यक्ति को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मिल जाता है कि लोन कम रेट पे जब मिलता है, जब लेंडिंग एजेंसी, ये मैं सैद्धांतिक रूप से बता रहा हूँ, जब लेंडिंग एजेंसी को, यानी कि जो लोन दे रहा है बैंक, उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति डिफॉल्ट नहीं करेगा और ये व्यक्ति पीछे से सॉलिड है, तो इसलिए उनको कम, पहले 3-4% पे नहीं मिलता है, 6-7% पे मिलता है। 3-4 थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाती है। पर अगर बैंक को ये लगता है कि ये व्यक्ति सॉलिड है पीछे से, इसको वापस करने में भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता अंबानी साहब को कोई वापस करने में दिक्कत है, तो उस व्यक्ति को आराम से मिल जाता है। जहाँ पर लेंडिंग एजेंसी को थोड़ा सा खतरा महसूस होता है, उनको लगता है कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा सा डेलिकेट से सिचुएशन में है, पता नहीं कल को, तो जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना फिर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो शायद इसी में से ये मैंने सैद्धांतिक रूप से बता दिया। बाकी इनके सवाल का जवाब तो ये तो बैंक दे सकता है या सरकार दे सकती है। ठीक है, लास्ट सवाल, SIP करो या म्यूचुअल फंड में डालो, 12% तो सालाना आएगा नो डाउट, बट इन्फ्लेशन नाम की एक चीज़ होती है, रियल वैल्यू आफ्टर 15 साल कितना होगा? देखिए इन्फ्लेशन का जो अभी रेट है तमन्ना, वो फॉर्चुनेटली काफ़ी कम है, और एवरेज रेट हम इन्फ्लेशन का लें तो करीब 4-5% में लेके चलता हूँ।
तो अगर आपको 12% आ रहा है तो आपने इन्फ्लेशन को बीट कर रखा है, क्योंकि 5% इन्फ्लेशन में चला गया, 12% आपको रिटर्न आया, तो फिर भी आपको 7% नेट एक्रीशन हो रहा है, जो मैं बहुत हेल्दी मानता हूँ। तो इन्फ्लेशन नाम की बिल्कुल चीज़ होती है, इन्फ्लेशन आपको आपके नेट वैल्यू को खा जाता है। तो 5% एवरेज इन्फ्लेशन रेट, आजकल तो इन्फ्लेशन रेट 1.5-2% है, और ठीक है बीच में बढ़ भी जाता है। तो अगर 5% इन्फ्लेशन है, 12% रिटर्न है, तो 7% आपको बच रहा है, तो मुझे नहीं लगता इट्स अ बैड डील। चलिए, आपने इतने सारे फॉर्मूलेज भी बता दिए, आपने मंत्र भी बता दिए, लेकिन हाँ, एक हम पूरा एपिसोड करेंगे अमीर बनने के नुस्खे या मंत्र या फिर पॉलिसीज ऐसी कौन सी हैं, क्योंकि मुझे भी अमीर बनना है, मैं भी थक गई हूँ सब काम कर करके। तो वो एपिसोड भी हम करेंगे। और सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल या फिर एक आखिरी एडवाइस जो आप दर्शकों को करना चाहेंगे कि क्या अभी के सिनेरियो में होने वाला है, और क्या कुछ चीज़ों से आप बच सकते हैं, और कौन सी चीज़ों को आपको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है मिडिल क्लास के तौर पर? देखिए, जब आर्थिक अनिश्चितता का माहौल वैश्विक, भारत की स्टोरी तो अच्छी है, भारत के सारे जो आर्थिक पैमाने अच्छे हैं, यहाँ पर हमारी जीडीपी अच्छी चल रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और भी जितने आर्थिक पैमाने होते हैं, मैं टेक्निकल टर्म्स या यूज़ नहीं करना ज़्यादा, पीएमआई होता है, फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे हैं, उनमें बिना जाए भारत की स्टोरी अच्छी है। मतलब बाकी, और अच्छी से मेरा मतलब है कि बाकी के विश्व से अच्छी है। वैश्विक तौर पर एक आर्थिक अनिश्चितता है, तो अगर ये वहाँ पर वैश्विक मंदी आती है तो उसका कुछ असर भारत पर भी होगा। हम उससे अछूते, वसुदैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, तो ये पूरा दुनिया एक परिवार की तरह है। तो अगर भारत में भी उसका असर आता है, तो मुझे लगता है एक आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक तो अपनी नौकरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा नौकरी को बहुत कैजुअल लेते हैं, अपनी नौकरी को बारे में थोड़े पॉजिटिव हो जाइए, उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर मंदी आती है कभी, वैसे तो मैं चाहूँगा ना ही आए तो अच्छा है, पर कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि शायद 2026 में एक मंदी का दौर आए, तो ऐसे में फिर नौकरियां खतरे में आ जाती हैं। तो अपनी नौकरी को पकड़ के रखिए, और ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहूँगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि वो लोग बचे रहते हैं, वो लोग सुरक्षित रहते हैं आर्थिक तौर पर जिनकी स्किल्स अपग्रेडेड रहती है। एक ही काम को आप बार बार करते रहते हैं और अपने अंदर एक ब्रांड नहीं बनाते हैं, अपने में नई हुनर जिसको कहते हैं वो नहीं लाते हैं, उन लोगों को आर्थिक मंदी में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अपनी सेविंग्स को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करिए, पैसे को ज़ाया मत करिए, पैसे को वेस्ट मत करिए, जहाँ भी खर्च कर रहे हैं सोच समझ के करिए। आपने बात की थी घूमना फिरना, वो सब होना चाहिए, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पर कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो बहुत बड़ा खरीद कर, मकान खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो ओवर द टॉप नहीं जाना चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं ओवर द टॉप जाके मत करिए, अपनी हैसियत के हिसाब से करिए, नौकरी के बारे में पॉजिटिव रखिए, और जो सबसे बड़ा मंत्र हमने इतनी देर बात करी कि सेविंग्स करने से मत चूकिए, ये मैं ज़रूर जोर देकर कहना चाहूँगा। बिल्कुल, जेनजी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये लोग तो पता नहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर 2026 के लिए आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकली कि हाँ रिसेशन हो सकता है, थोड़ा सा आ सकता है, और क्या आप इसका भी बता सकते हैं कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा आएगा, आईटी या फिर नहीं आएगा? तो फिर तो जब आता है रिसेशन तो फिर ओवरऑल ही आता है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी आता है, आईटी सेक्टर में भी आता है। ओवरऑल रिसेशन का मतलब है कि आपकी इनकम प्रभावित हो सकती है। मैं सेक्टर्स की हम बात नहीं करते, वो तो एक अलग डिस्कशन होता है। आपकी देखिए, पुरानी एक फिल्म थी, उसमें एक गाना था, मुझे याद आ गया कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। और उसका मतलब ये था कि भाई अब आ रहा है रिसेशन तो आए, मेरी जिंदगी कैसे प्रभावित होती है। तो आपकी इनकम अगर प्रभावित हो रही है तो मैं रिसेशन मानता हूँ। हाँ। कौन से सेक्टर में आ रहा है, इसमें आया, इसमें नहीं आया, उसमें आया, उसमें नहीं आया, मुझे लोगों को ये भाई मेरी अर्थव्यवस्था, जो घर की अर्थव्यवस्था है, वो प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही, तो उस दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा था। ये जो मैंने सारी बातें कही, तो उस पर आप ध्यान रखिए। आपकी नौकरी सुरक्षित रहनी चाहिए, आपकी जो बिजनेस करते हैं वहाँ से इनकम फ्लो बनी रहनी चाहिए। That's what I meant. बिल्कुल, और बहुत काम की बात आपने कही, और मुझे लगता है कि सिर्फ 1 महीना रह गया है ये साल जाने के लिए। तो 2026 में रेजोल्यूशन लेते हैं कि सेविंग्स करेंगे, 20% अपनी सैलरी का ज़रूर बचाएंगे, अगर थोड़ा भी कमाते हैं तो उसमें से भी बचाने का कोशिश करेंगे, और फिर बस कुछ सालों में अमीर बन जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.